विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत कथेतर गद्य साहित्य में से ऐच्छिक हिंदी पेपर 5 में से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने ऐच्छिक पेपर के अंतर्गत छोटी छोटी 2 किताबें रखी है। इससे पूर्व मैंने पाठ्यक्रम के समय में आप लोगों को बता दिया था। उसमें से गद्य प्रभा नामक जो किताब है, इसके अंतर्गत से हमने अब तक त्यागमूर्ति निराला, हुयन संग, भारतीय संस्कृति, इन 3 पाठों को देखने के पश्चात अब उसके अंतर्गत से चौथा महत्वपूर्ण पाठ जो है, विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या, आचार्य नरेंद्र देव जी का, इसे हम देखने वाले हैं। आचार्य नरेंद्र देव जी का यह पाठ विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या, एक चिंतन परक लेख है। आचार्य नरेंद्र देव के इस चिंतन पर लेख को देखने से पूर्व हम उनके जीवन परिचय को यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए आचार्य नरेंद्र देव जी का जीवन परिचय। नरेंद्र देव जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 31 अक्टूबर 1889 को हुआ। इनके पिताजी का नाम बलदेव प्रसाद था, जो कि पेशे से वकील थे। नरेंद्र जी के बचपन का नाम अविनाशी लाल था। इनके पिताजी के एक परम मित्र ने अविनाशी लाल से नरेंद्र देव नाम रख दिया था। अब देखते प्राय हम जो है तो बचपने में लोगों के नाम जो है ऑफिशियल कुछ होते हैं, बुलाने के कुछ होते हैं, है ना, या लाड प्यार के कुछ होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि इनका नाम बचपन का अविनाशी लाल था, किंतु उनके पिता के परम मित्र जो थे उन्होंने उसे नरेंद्र देव नाम दिया। शायद यही नाम जो है हमें आखिर तक देखने के लिए मिलता है, वही चलता रहा। और इसी के बाद इनके पिता बलदेव प्रसाद सीतापुर जिले से अपने पैतृक नगर फैजाबाद वापस आ गए और यहीं अविनाशी लाल यानी नरेंद्र देव जी का बचपन बीता। नरेंद्र जी के पिताजी अपने समय के जाने माने वकील थे, साथ ही साथ धार्मिक विचारधारा के इंसान थे। उन्हें राजनीति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था, जिसके कारण उनके घर पर धार्मिक, शिक्षित और नेताओं का आना जाना लगा हुआ रहता था, जिसके कारण घर के वातावरण में ही उन्हें धार्मिक, सामाजिक माहौल मिला। और इसी के चलते एक दिन उनकी मुलाकात अपने ही घर में स्वामी राम तीर्थ, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल शर्मा आदि से हुई और उनके करीब आने का उन्हें मौका मिला। और इसी के साथ उनके हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम उमड़ा और राजनीति के क्षेत्र में उनका झुकाव बढ़ गया। आगे की शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिल हुए और यहीं से आचार्य नरेंद्र देव जी ने बीए की डिग्री प्राप्त की और पुरातत्व के अध्ययन के लिए काशी के क्वींस कॉलेज चले गए और सन 1913 में एमए संस्कृत से आप उत्तीर्ण हुए। कानून की पढ़ाई नरेंद्र देव जी के पिता एक जाने माने प्रसिद्ध वकील होने के कारण चाहते थे कि ये कानून की पढ़ाई करे और आगे नरेंद्र देव भी वकालत करे, अपने पिता के ही पेशे को वो आगे लेकर चले, उसे अपनाएं, इस प्रकार की उनकी मंशा थी। लेकिन इनका मन वकालत से ज्यादा राजनीति के क्षेत्र में जो है तो क्या है था। तब नरेंद्र देव जी ने सोचा वकालत करते हुए राजनीति में आना बेहद आसान होगा, और यही सोचकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की और पढ़ाई करते करते सन 1915 से लेकर 20 तक फैजाबाद रहकर उन्होंने जो है तो क्या है वकालत की डिग्री भी हासिल की।
नरेंद्र देव जी अपनी पढ़ाई के दौरान ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते रहे और उसी दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अपनी वकालत भी छोड़ दी थी और काशी विद्यापीठ आ गए और वहीं उन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने विद्यापीठ में भगवान दास की अध्यक्षता में कार्य शुरू किया। सन 1926 में इन्हें काशी विद्यापीठ के कुलपति बना दिए गए और इसी के बाद वे आचार्य नरेंद्र देव के नाम से क्या है अधिक प्रसिद्ध हो गए। वे अपने गर्म विचारों के कारण भी पहचाने जाते थे। कांग्रेस से भी वे जुड़े। कांग्रेस के अधिवेशन में उनके राजनीतिक विचार धीरे धीरे गर्म दल के लोगों को से क्या है मेल खाने लगे और वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करके उसमें भी क्या है कार्यरत रहे। अब ये कुछ समय के लिए कांग्रेस के आंदोलनों में, पार्टियों में, राजनीति में हिस्सा लेने के कारण इन्हें जो है तो हमें दिखाई देता है कि ये सही मायने में आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभर कर सामने आए और देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल की यात्राएं भी करना पड़ी। अपने खराब चल रहे स्वास्थ्य के बावजूद नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 में भी इन्हें जेल हुई। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में भी इन्हें जेल हुई और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान इन्हें 1941 में भी जेल हुई। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने 1942 के अंतर्गत क्या है जेल जाना पड़ा और इस प्रकार ये सही जो है तो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमें यहाँ पर क्या है देखने के लिए मिलते हैं। इन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान का भी मामला क्या है आत्मसात किया हुआ था। बौद्ध दर्शन के अध्ययन में इन्होंने क्या है उच्च कोटि के वक्ता के रूप में भी अपने आप को सिद्ध किया हुआ था और इनकी कुछ प्रकाशित रचनाएं जैसे कि हम देखते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने ढेर सारे जो है तो साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक पत्रिकाओं का क्या है संपादन का कार्य किया हुआ है। नरेंद्र देव जी ने विद्यापीठ त्रैमासिक पत्रिका, समाज त्रैमासिक पत्रिका, जनवाणी मासिक, संघर्ष और समाज आदि साप्ताहिक पत्रों का भी क्या है संपादन वगैरह किया हुआ है। इनके ढेर सारे भाषणों के संकलन हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन्होंने जो है तो ढेर सारी जो है तो क्या है लोगों को संबोधित किया हुआ है, भाषण वगैरह किए हुए उसका संकलन भी हमें देखने के लिए मिलता है। लगभग 67 वर्ष की आयु में बीमारी, दमे की बीमारी से जूझते हुए आप जो है तो परलोक सिधार गए हुए हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। इनका कई सरकारी एवं गैर सरकारी समितियों के सदस्य होने के कारण उनके कार्य में, रुचि में, क्षेत्र में जो है तो क्या है संपर्क बड़े पैमाने पे बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। उनकी रुचि का क्षेत्र तो शिक्षा, साहित्य, संस्कृति एवं देश की स्वतंत्रता था। अपने समय की हर छोटी बड़ी घटना पर उनकी पैनी दृष्टि थी। वे अपने समय की सभी बड़ी विभूतियों के संपर्क में रहे। राष्ट्रीयता और समाजवाद एवं बौद्ध धर्म दर्शन उनके चिंतन परक ग्रंथ है। अब देख लीजिए आचार्य नरेंद्र देव जी का परिचय मैंने आप लोगों के सम्मुख यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। अब आचार्य नरेंद्र देव जी के परिचय को इससे अधिक मात्रा में आगे न बढ़ाते हुए उनका जो विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या, ये जो चिंतन परक लेख है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज विचारकों के सम्मुख भी क्या है समस्या आ सकती है। इस पहलू के ऊपर नरेंद्र देव जी ने अपना प्रकाश डाला हुआ है। देखिए कि वे लगभग मुझे दिखाई देता है विश्व युद्ध के दौरान के माहौल से और उसके उथल पुथल के पश्चात, पहले विश्व युद्ध के उथल पुथल के पश्चात हमें दिखाई देता है कि नाजिज्म, फैसिज्म या कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, रूस, उस समय का रूस या पूरी दुनिया किस तरह से दो गुट में बढ़ गई हुई थी। एक जो है तो मार्क्सवादी हो गए थे, दूसरे लोकशाहीवादी हो गए थे, है ना। उस समाज को उस वक्त को जो है तो मद्देनजर रखते हुए
यहाँ पर विचारकों के सम्मुख जो समस्या है उनके दृष्टि से उन्होंने जो है तो उस पर चिंतन मनन कर कर ये लेख पर जो है तो कलम चलाई हुई है, उसे हम यहाँ पर आप लोगों के सामने लग रहे, मुझे लग रहा होगा कि आप लोगों को ये समझ में आ रही होंगी बातें। नहीं आई तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं, एक बार नहीं अनेक बार पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए, मैं आप लोगों के सामने ये जो है तो विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या, इस चिंतन परक लेख को जो है तो क्या है प्रारंभ कर रहा हूं कि विश्व समाज में आज केवल सामाजिक क्रांति ही नहीं हो रही है, किंतु विश्व के विचारकों में भी एक आध्यात्मिक उथल पुथल मची हुई है। देख लीजिए, क्रांति हर क्षेत्र में हो रही है। क्रांति यानी बदल, परिवर्तन हर क्षेत्र में हो रहा है। किसी विद्वान ने कहा ना, बदलना ही जिंदगी का उसूल है, जो न बदले वो पत्थर है ना। तो इस प्रकार क्या है, उतल पुतल मची हुई यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव हमको उसकी ओर क्या है आगाह करा रहे हैं, और विचारकों के सम्मुख ये क्या है समस्या भी बतला रहे हैं। देखिए, एटम बम के आविष्कार ने इन विचारकों का भविष्य के संबंध में गंभीरता के साथ विचार करने के लिए विवश कर दिया हुआ है। फासिस्टवाद और नाजीवाद के मौलिक आधार के अध्ययन ने भी भविष्य के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया है। समाजवाद से जिनको बड़ी आशा थी, जिन्होंने रूस के समाजवाद में अपने स्वप्न को स्थूल रूप धारण करते देखा था, और जो इस कारण स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के आदरणीय सदस्य हो गए थे, उनमें से कई विचारक रूस के समाजवाद का विकृत रूप देखकर इतने शुभ और निराश हुए कि वो रूस के कट्टर विरोधी बन गए, और धीरे धीरे उनमें भी कुछ की धारणा हो गई कि मार्क्सवाद से कोई ऐसा मौलिक दोष है जिनके कारण ये विकार उत्पन्न हुआ है। महायुद्ध के बाद से एक निश्चित योजना के अनुसार अपने आर्थिक जीवन का संगठन करना प्रत्येक राज्य के लिए प्राय अनिवार्य सा हो गया है। देख लीजिए, यहाँ पर चिंतन मनन, क्योंकि चिंतन परक लेख होने के कारण चिंतन मनन करने से समाज की जो स्थिति है, समाज में जो बदल है, समाज के प्रति जो लोगों में जो तो रुझान था, जैसे रूस से या साम्यवाद से लोगों को जो अपेक्षा थी, वो यहाँ पर क्या है बड़े पैमाने पे पूर्ण होते हुए नजर नहीं आई, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे वो भी, उनका भी क्या है मोहभंग हो गया। रूस के भी जो है क्या है समाजवाद का जो विकृत रूप है वो भी जो है तो क्या है अलग रूप से लोगों के सामने आ गया, और परिणाम ये हो गया कि इसके विकृत रूप के कारण बोलिए या महायुद्ध के बाद के एक निश्चित योजना के अनुसार अपने आर्थिक जीवन के संगठन के कारण कह लीजिए, प्राय यहाँ पर हमें अर्थनीति का क्या परिणाम होता है ये देखने के लिए मिला। इसको भी इन विचारकों ने रूस तथा जर्मन में देखा है। उनका कहना है कि इस प्रकार की अर्थनीति का एक परिणाम यह होता है कि नौकरशाही का बाहुल्य हो जाता है, तथा सामाजिक जीवन के प्रत्येक विभाग पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है, जो लोकतंत्र तथा मानव स्वतंत्रता के लिए अत्यंत भयावह है। यानी कि विशेष रूप से आचार्य नरेंद्र देव जी कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित मार्क्सवादी का क्या परिणाम हो रहा है अर्थनीति पे, किस प्रकार से उसका परिणाम होकर समाज पर और राजनीति पर, इतना ही नहीं कि ये नौकरशाही का बाहुल्य हुआ किस प्रकार का रूप देखने के लिए मिलता है, इस पर भी आज चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और सामाजिक जीवन के प्रत्येक विभाग पर किस प्रकार का जो है तो इन लोगों के या इन मार्क्सवादी विचारधाराओं के या अन्य समाज में जो नौकरशाही का बाहुल्य दिखाई दे रहा है वो उनका जो है तो परिणाम होता है, ये देखने के लिए हमें जो है तो मिल रहा है। लोकतंत्र या मानव स्वतंत्रता का अत्यंत भयावह चित्र यहाँ पर उपस्थित हुआ है, और ये एक विकृत रूप इस कारण यहाँ पर आया हुआ है। पूंजीवाद ने जनता के महत्व को बढ़ा दिया है। देख लीजिए, पूंजीपतियों का मामला किस प्रकार का है, पूंजीवादी लोग किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इस पर भी जो है तो क्या है हमें एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है। पूंजीवाद को अपने मुनाफे के लिए असंख्य मजदूरों को कल कारखानों में लगाना पड़ा। धीरे धीरे ये मजदूर अपनी संस्थाओं में संगठित होने लगे और अपनी मांगों को
पूरा करने के लिए हड़ताल करने लगे और पूंजीवाद के गर्भ से एक नए समाज की सृष्टि होने लगी। मजदूर समाज मजबूत होने लगा। कुछ विचारकों का कहना है कि ये सामाजिक प्रणाली न तो कल्याण करने वाली है और न अमंगल करने वाली है। जिनके हाथों में इन नवीन अस्त्रों का प्रयोग है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इसका सदुपयोग होगा अथवा दुरुपयोग होगा। अब समाज में और एक नया पूंजीवाद यह हमें दिखाई देता है। मार्क्स के जो है तो कम्युन कम्युनिज्म के बाद या मार्क्सवाद के बाद हमें दिखाई देता है कि समाज में क्लियर क्लियर दो वर्ग बड़े पैमाने पे जो नजर आ रहे थे, वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के हिसाब से पूंजीपतियों के ऊपर जो है तो किस तरह से ये सिद्धांत प्रहार कर रहा था। प्रहार कर कर मजदूर वगैरह किस प्रकार से बड़े पैमाने पे संगठित हो रहे थे, उनकी संगठनाएं वगैरह संस्थाएं वगैरह निर्माण हो रही थी और पूंजीवाद के गर्भ से एक नए समाज की हमें दिखाई देता है, सर्वहारा वर्ग की, अ, मजदूर वर्ग की, कामगार वर्ग की जो है तो क्या है एक मजबूत यहाँ पर जो है तो प्रणाली निर्माण हो रही थी। और इस पर भी जो है तो विचारकों को क्या है, इन समस्या पर भी विचार करना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। इस प्रकार का मत यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव जी ने अपने इस लेख के माध्यम से पाठकगण के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया हुआ है। उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि इसका सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। अभी संस्था है, कुछ कुछ लोग जो है तो अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग जो है तो उसका सदुपयोग करते हैं, है ना। ये भी बताया। यह विचारक इसलिए किसी निश्चित योजना के आधार पर किसी अर्थनीति का निर्माण नहीं चाहते। यह सबसे अधिक महत्व लोकतंत्र, मानव स्वतंत्रता तथा व्यक्तित्व की परिपूर्णता को देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा मत में ऐसी अर्थनीति इन सिद्धांतों की पोषक नहीं है, उसके द्वारा उनको क्षति पहुंचती है। अब देख लीजिए कि लोकतंत्र को महत्व देना, मानव स्वतंत्रता को या व्यक्तित्व की परिपूर्णता को, है ना, इन बातों को जो है तो मार्क्स के विचार में और हमें दिखाई देता है कि अन्य विचार में और स्वतंत्रता के, मानव स्वतंत्रता के रूप में हमें दिखाई देता है कि जो ये मत है या जो नीति है आर्थिक दृष्टि से कितनी पोषक है, कितनी अच्छी है, इससे किसे कैसी कैसी क्षति पहुंच सकती है। अतः वो ऐसी अर्थनीति के विरोधी है। यह आवश्यक सच है कि निश्चित योजना के आधार पर निर्मित अर्थनीति से लोकतंत्र को भय है। यानी कि लोकतंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जो समता, बंधुता, न्याय, है ना, ये जो बातें आती है, लेकिन अर्थतंत्र में ये बातों को क्या है अधिक महत्व या स्थान नहीं होता है। इस पर भी आज विचारकों को क्या है चर्चा करना चाहिए, इस पर भी चिंतन मनन करना चाहिए। ये भी उनके लिए एक आज नई चुनौती बनकर उपस्थित हुआ यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव जी अपने इस चिंतन परक लेख के माध्यम से हमारे सामने क्या है विचार रख रहे। किंतु ऐसा नहीं है कि इस भय के निराकरण का कोई उपाय नहीं है। पुनः अब स्पष्ट है कि आज के युग में यदि हम लोग देखें तो ऐसी अर्थनीति को अपनाना अनिवार्य हो गया है। देख लीजिए, तो उसके दोषों के निरसरण का उपाय सोचना पड़ेगा। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनका केंद्रीकरण नितांत आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर नरेंद्र देव जी अर्थनीति के ऊपर भी चिंतन मनन करने के लिए जो है तो क्या है पाठकों को भी बाध्य कर रहे हैं, स्वयं भी उस संबंध में लेखनी चला रहे हैं। और अर्थनीति को अपनाना आज की इस युग की या इस विश्व के जो है तो क्या है युग के जो है तो कुछ पहलुओं को उससे संबंधित क्या है मद्देनजर लाना जरूरी है। अर्थ का मामला जो है आजकल जो तो मिलियन ट्रिलियन पर चढ़ रहा है विकसनशील में, और कुछ राज्यों में इस पर जो है तो न जाने कितने बड़े बड़े पैमानों पर क्या है टर्न आउट हो रहा है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अर्थनीति को अपनाना अवश्य होते हुए भी उसके अंतर्गत के दोषों का
निरसन करना भी एक क्या है, आज के समाज के बुद्धिजीवियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनका केंद्रीकरण नितांत आवश्यक है। अब कुछ-कुछ है, व्यवसाय है, उद्योग है ना? बड़े-बड़े, उनका जो है तो केंद्रीकरण भी अनिवार्य है, और कुछ-कुछ में जो है तो क्या केंद्रीकरण करना, उसका या विकेंद्रीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसे विचारक हैं जिनका विश्वास मनुष्य पर से उठ गया है। नैतिकता का रास देखकर ही उनकी आस्था उठ गई है। आज लोग यथार्थ की पूजा करते हैं और आदर्शवादियों को मूर्ख और पागल समझते हैं। देख लीजिए, एक ज़माना था, लोग आदर्श लिया करते थे, आदर्शवाद का बखान किया करते थे। आज लोग आदर्शवाद को जो है तो मूर्ख और पागल समझ रहे हैं। आज लोग यथार्थवाद को, वास्तविकता को महत्व दे रहे हैं और उसका क्या अनुसरण कर रहे हैं। इस बात को भी आज हमें क्या है, गौर करने की आवश्यकता है। परिस्थिति के अनुसार आचरण करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता समझी जाती है, मानव जीवन का कोई गंभीर उद्देश्य ही नहीं रह गया हो। इन बातों को भी क्या है, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, और आचरण करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। और ये बात भी उन्होंने अपने लेखनी द्वारा पाठकों के सम्मुख रखने का प्रयास किया है। मनुष्य के चरित्र पर उसकी परिस्थिति का प्रभाव आवश्यक पड़ता है, किंतु व्यक्तिगत चरित्र के गठन की और भी ध्यान देना चाहिए। विद्या आचरण संपन्न व्यक्ति ही समाज का सच्चा नेतृत्व कर सकता है। सामाजिक प्रणाली कुछ नहीं है कर सकती जब तक के उनको कार्यान्वित करने वाली सर्वभूत हितरत नहीं होते। सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल प्राणी होने से ऐसे व्यक्तियों को समाज में बुद्धिजीवियों के वर्ग के अंतर्गत होना अनिवार्य है। हम आज अंधकार में टटोल रहे हैं, किंतु प्रकाश भी अवश्य दिखाई देगा और समाज का अंत में विस्तार होगा। किंतु आज तक जो उन्नति हुई है, उसके ताक पर रखकर या उसे ताक पर रखकर नहीं, उसका उत्तम उपयोग करके ही हमारा अभिष्ट सिद्ध होने वाला है। सार रूप में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव जी ने विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या, इस चिंतन परक निबंध के अंतर्गत बुद्धिजीवी वर्ग को राजनीति, अर्थनीति, सामाजिक क्रांति के परिवर्तन के और अपनी जो है तो नजर गड़ाकर उस दिशा में कार्य करने का, और पाठकों को उस संबंधित चिंतन मनन कर कर उस विषय पर विचार विमर्श कर कर अपनी जो है तो बुद्धि को जो है तो उसमें लगाने के लिए, मानो ये क्या है, चिंतन परक लेख हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने इस आचार्य नरेंद्र देव जी के इस निबंध को आपके सामने रखा। अगला जो है तो हम आगे आप लोगों के सम्मुख पाठ रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।